हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है कुरुरी हु इज़ इन लव विथ मी। ड्रामा की शुरुआत माकोतो नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक बनी कॉस्ट्यूम पहनकर किसी से डरकर भाग रही थी। वो मार्केट में लोगों के बीच से होते हुए स्टेयर्स के पास आती है जिसके नीचे से एक रोड गुजर रही थी। यहाँ पर हम उस सीक्रेट पर्सन के ब्लैक शूज़ और फॉर्मल पैंट देख पाते हैं। वो पर्सन भी माकोतो के पीछे भागकर उसका पीछा कर रहा था। वहीं माकोतो हेल्प के लिए किसी को फ़ोन करने ही वाली थी, तभी स्टेयर्स के पास मौजूद ट्री के फ्लावर्स उसके ऊपर गिरते हैं। जिन फ्लावर्स की खूबसूरती में माकोतो इतनी खो चुकी थी कि जब अचानक से एक रेड बलून फटने की आवाज़ आती है तो वो स्टेयर से गिरकर जख्मी हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो उसकी मेमोरी जा चुकी थी। उसे तो उसका नाम तक भी याद नहीं था। जहाँ डॉक्टर तारो अब उसका सिटी स्कैन करके बताता है कि स्टेयर्स से गिरने के कारण उसके सर पर इंजरी हुई थी, इसीलिए उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनीजिया हो गया है। मतलब उसे डेली लाइफ की चीज़ें यानी कि उसके स्किल्स वगैरह तो सब पता होंगे, लेकिन उसे खुद के बारे में, उसके फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। और उसकी मेमोरी वापस कब आएगी ये भी डॉक्टर तारो को पता नहीं है। लेकिन अगर माकोतो पास्ट की मेमोरी याद करने की कोशिश करती रहेगी तो शायद उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन माकोतो पास्ट की बातें याद करे भी तो कैसे? उसे तो उसका घर तक भी याद नहीं है। उसका फ़ोन भी टूटकर ख़राब हो चुका था, पर किसी तरीके से उसे अपना नाम और उसकी एज अपनी आईडी से पता चल जाती है। और एक पुलिस ऑफिसर जो कि उसके एक्सीडेंट के बारे में उसका स्टेटमेंट लेने के लिए आई है, वो उसके घर का एड्रेस एक मैप में मार्क करके बता देती है। माकोतो को यहाँ पर अपने बैग में एक रिंग मिलती है जो कि उसके साइज़ की नहीं बल्कि किसी आदमी के साइज़ की थी। तो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है जिसे वो ये रिंग देना चाहती थी? लेकिन इस पॉइंट पर जब उसे खुद की पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या ही याद रहेगा। फिर उसी दिन हॉस्पिटल में मिलने के लिए उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय रित्सु आता है। माकोतो की मेमोरी तो खो चुकी थी, इसीलिए वो रित्सु से अपने बारे में पूछने लग जाती है। रित्सु से उसे पता चलता है कि वो उनके ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और वो अपने काम में बहुत ही परफेक्ट है। अब वो रित्सु को वही रिंग दिखाकर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन उसके मुताबिक उसे माकोतो के कोई भी बॉयफ्रेंड के बारे में याद नहीं है, पर वो रिंग उसे परफेक्टली फिट हो रही थी। साथ ही वो माकोतो को सेफ देखकर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था, जैसे कि वो उसे सीक्रेटली प्यार करता हो। फिर जब माकोतो हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी तब रिसेप्शन में एक पर्सन उसी के बारे में पूछ रहा था, पर जब उसका सामना माकोतो से होता है तो वो उसे नहीं पहचानती, इसीलिए वो पर्सन भी उससे बात नहीं करता। अब जब माकोतो पुलिस ऑफिसर का दिया हुआ मैप फॉलो करके अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसे वहाँ के शॉप और रास्तों को लेकर पास की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। फिर भी किसी तरीके से वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचती है, लेकिन उसे अपना फ्लैट नंबर भी याद नहीं था, इसीलिए वो किसी और के अपार्टमेंट का डोर खोलने में लग जाती है। तभी उसकी नेबर काई अपने अपार्टमेंट से निकलकर उसका अपार्टमेंट दिखाती है जो कि सामने ही था। उसे कोई तो पहचानता था, ये जानकर वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसका ये ओवर एक्साइटेड बिहेवियर काई को बहुत ही अजीब लगता है। फिर जब माकोतो अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे ज़्यादा सामान नहीं दिखता। उसका घर बहुत ही सिंपल और खाली था। माकोतो अब काई को अपनी मेमोरी लॉस के बारे में बताती है और बातों ही बातों में दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। काई फिर माकोतो की मेमोरी वापस लाने में उसकी हेल्प करने लग जाती है। उसके कहने पर माकोतो अपना फ़ोन चेक करती है, पर फ़ोन टूटने की वजह से पहले का सभी डेटा रिमूव हो चुका था। पहले के मैसेजेस, फोटोज़ उसके पास कुछ भी नहीं थे। उसके पास अब कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर बचे थे, उसमें से भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता। यहाँ तक उसे तो मॉम और डैड का नंबर भी नहीं मिलता। इसके साथ साथ उसका इंस्टाग्राम अकाउंट तो लॉगिन हो गया था, लेकिन वो सिर्फ फूड्स और एनिमल्स की फ़ोटोज़ डालती थी। ऊपर से उसके सिर्फ 28 ही फॉलोअर्स थे। अब जब फ़ोन से कोई क्लू नहीं मिलता तो काई माकोतो के घर आती है उसके कपड़े चेक करने के लिए, ताकि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल से माकोतो की पर्सनालिटी का पता चल सके। पर जब वो देखती है कि माकोतो के कपड़े ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट हैं तो उसके साथ माकोतो को भी यही लगने लग जाता है कि वो बहुत ही बोरिंग पर्सन होगी। लेकिन थोड़ा और अलमीरा चेक करने पर वहाँ पर उन्हें कई सारी डेटिंग ड्रेसेस और क्यूट हुडीज़ मिलती हैं। काई के मुताबिक माकोतो ज़रूर किसी को डेट कर रही है, इसीलिए उसके पास वो डेटिंग ड्रेस है। और इन क्यूट हुडीज़ का मिलने का मतलब तो यही है कि माकोतो फन लविंग ज़रूर है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, पर रात को फिर से सोच में पड़ जाती है कि उसे अभी तक किसी ने कॉल मैसेज क्यों नहीं किया। क्या उसका कोई भी दोस्त नहीं है? और उसके उस सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने उसे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? तभी उसे कोतारो नाम के किसी पर्सन का मैसेज आता है जो उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था। माकोतो को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये पर्सन मेल है या फिर फीमेल। फिर भी वो उससे बात करने लग जाती है और अपने मेमोरी लॉस के बारे में बताती है। अगले दिन फिर माकोतो अपने काम पर जाती है।
वहाँ तो रित्सु के अलावा वो किसी को भी नहीं पहचानती। फिर भी उसके बॉस हायाशी मेमोरी लॉस को लेकर उसको जॉब से नहीं निकालते। उल्टा वहाँ की एक एम्प्लॉय मात्सु से माकोतो को काम समझाने की जिम्मेदारी देते हैं। अब धीरे धीरे माकोतो मात्सु से ऑफिस का काम सीखने लग जाती हैं। फिर लंच टाइम में ऑफिस की कुछ लड़कियाँ माकोतो को अपने साथ लंच पर लेकर जाती हैं। माकोतो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उन लड़कियों से उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफ और उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में कोई ना कोई क्लू ले सके। लेकिन उन लड़कियों को भी उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और उनकी बातों से माकोतो समझ चुकी थी कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन है। वहीं उसकी मेमोरी लॉस की बात सुनकर ऑफिस के मेल्स माकोतो के क्लोज आने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, जो देखकर रित्सु को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। माकोतो तो उन मेल्स की हरकतों को सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलकर उनसे दूर रहने की वार्निंग देती है। फिर कुछ देर बाद माकोतो और रित्सु एक साथ काम कर रहे थे, जहाँ वो ऑफिस की उन लड़कियों की बातें सुनते हैं जो माकोतो की मेमोरी लॉस को दूसरों से अटेंशन लेने की चीज़ बोलते हैं। उनके मुताबिक वो लोग तो कभी भी उसकी दोस्त थे ही नहीं और ना ही उन्होंने उससे कभी बात की थी, और आज माकोतो उनसे दोस्ती करने के लिए मेमोरी लॉस का बहाना कर रही है। उन लड़कियों की बातों से रित्सु तो काफ़ी गुस्सा हो रहा था, पर माकोतो उनकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। फिर ऑफिस से निकलते टाइम माकोतो आसपास के लोगों को हंसता खेलता हुआ देखकर खुद के लिए बुरा फील कर रही थी, क्योंकि ना कोई फैमिली और ना ही किसी फ्रेंड की बात उसे याद आ रही थी। अब तक रित्सु के अलावा कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया था। तभी उसे कोतारो का मैसेज आता है। माकोतो उसे रिप्लाई करती उससे पहले ही कोतारो फ्लावर लेकर उसके सामने आ जाता है, और ये वही पर्सन था जो कि हॉस्पिटल रिसेप्शन में उसके बारे में पूछ रहा था। तब माकोतो ने उसे नहीं पहचाना था। ये बात उसे अजीब लगती है, इसीलिए तब उसने माकोतो से बात नहीं की। लेकिन अब जब उसे माकोतो से टेक्स्ट करके उसकी मेमोरी लॉस के बारे में पता चल चुका है, तो वो उसे खुद याद दिलाने के लिए आया है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और एक्स बॉयफ्रेंड होने के बाद भी वो उसका एक अच्छा दोस्त है, और अब कोतारो उसकी मेमोरी वापस लाने में उसकी पूरी हेल्प करना चाहता है। फाइनली अब किसी अपने को अपने सामने देखकर माकोतो को काफ़ी रिलीफ फील होता है, जिसके बाद वो कोतारो से अपनी पर्सनालिटी के बारे में पूछती है। साथ ही उनके रिलेशनशिप टाइम की फ़ोटोज़ उसे दिखाने को बोलती है, पर कोतारो के पास उनकी कोई भी फ़ोटो नहीं थी। उसके मुताबिक उनके ब्रेकअप के बाद उसने सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए थे। सिर्फ एक फ़ोटो उसके पास है, जो देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो दोनों एक कपल है, और माकोतो एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही थी, इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ। अपने बारे में ऐसी बात सुनकर माकोतो के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 2 टाइमिंग करने वाली लड़की होगी। उसके बाद कोतारो उसे लेकर अपने फ्लावर शॉप पर आता है, जिसका वो ओनर है। उसके शॉप के फ्लावर्स को देखकर माकोतो को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कोतारो के मुताबिक माकोतो को फ्लावर्स पसंद नहीं थे। वो जब उसे फ्लावर गिफ्ट करता था तो वो उसे वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बोलती थी। ये सुनकर माकोतो को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस पॉइंट पर उसे तो फ्लावर्स काफ़ी पसंद आ रहे थे। तो क्या मेमोरी लॉस से पसंद नापसंद भी बदल जाती है? वहीं पर चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स को देखकर माकोतो को एक पल के लिए उस एक्सीडेंट वाली रात की बात याद आ जाती है, जब वो उन फ्लावर्स की खूबसूरती में खो गई थी। पर कोतारो के साथ बात करते हुए वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। तभी उसे उसी रिंग की बात याद आती है, और वो ज़बरदस्ती वो रिंग कोतारो को पहनाती है, ये देखने के लिए कि वो कोतारो को फिट होती भी है या फिर नहीं। अब वो रिंग तो उसे ज़रूर फिट होती है, लेकिन उसके मुताबिक वो माकोतो का रिंग मैन नहीं है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस पर्सन को ये रिंग देकर प्रपोज करने वाली थी। इसके बाद माकोतो कोतारो का दिया हुआ चेरी ब्लॉसम फ्लावर लेकर अपने घर पर आती है और उसे एक वॉल पर लटका देती है। फिर वो शॉपिंग पर जाती है कुछ नई ड्रेसेस खरीदने के लिए। उसे अपने बोरिंग फैशन स्टाइल पूरी तरीके से बदलना था, और इस बार वो अपने फैशन स्टाइल में कलर्स ही चूज़ करती है। अगले दिन माकोतो फिर अपने न्यू फैशन स्टाइल के साथ ऑफिस आती है, जिसे हर कोई देखता ही रह जाता है। खुद रित्सु भी उसके बदलते हुए स्टाइल को देखकर शौक था। वहीं ऑफिस के मेल एम्प्लॉयज़ को तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। उनके मुताबिक मेमोरी लॉस के बाद माकोतो काफ़ी फ्रेंडली और चेयरफुल पर्सन बन चुकी थी। वो पहले की तरह बोरिंग नहीं रही, लेकिन ये सारी चीज़ें रित्सु को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसे अकेले में बात करने के लिए जाता है। वो उसे समझाता है कि वो इस टाइम जिस तरीके से एक्ट कर रही है उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सभी लोगों से इतना फ्री होने से पहले उसे उसकी मेमोरी वापस आने का वेट करना चाहिए।
इस तरह वो बेवकूफ़ नहीं लगेगी। अगर इस टाइम उसने ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी गलत कदम उठा दिया तो शायद मेमोरी आने के बाद उसे अफसोस हो सकता है। यहाँ पर रित्सु की बातें माकोतो को गलत लग रही थी, लेकिन जो भी हो, इस पॉइंट पर रित्सु को माकोतो से ज़्यादा उसके बारे में पता है। इसीलिए वो उसे समझाता है कि ओवर एक्साइटमेंट में मेमोरी वापस आने से पहले अपने एफर्ट्स को इस तरीके से वेस्ट ना करें। तुम्हारी पर्सनैलिटी इससे बहुत ही अलग है। कोतारो की बातें सुनकर अपनी मेमोरी जल्दी वापस पाने के लिए माकोतो इतना डेस्परेट हो चुकी थी कि वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाती है, पर डॉक्टर तारो उसे समझाते हैं कि वो एक ही स्पीड में अपनी मेमोरी वापस नहीं ला सकती हैं। पास की बातें याद करने से धीरे धीरे ही उसकी मेमोरी प्रोसेस होगी। ये सुनकर माकोतो को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे तो अब तक अपने बारे में थोड़ी सी भी बात याद नहीं आई थी। डॉक्टर फिर उसे अलग अलग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को बोलता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ हमारी पर्सनालिटी खुलकर सामने आती है। उसके बाद जब माकोतो क्लिनिक से बाहर जा रही थी तो डॉक्टर की असिस्टेंट उसकी ड्रेसिंग स्टाइल की तारीफ करती है, पर ये माकोतो को समझ नहीं आता कि वो अपनी तारीफ को लेकर क्या बोले। उसे तो उसके पसंद की ड्रेसिंग स्टाइल तक भी याद नहीं है। इसीलिए अगले दिन वो अपनी वही पुरानी ब्लैक एंड वाइट ड्रेसिंग के साथ ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि 1 महीने बाद मात्सु को जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे एम्प्लॉयज़ के काम करते करते मात्सु ने अब तक अपना प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं किया था। ये जानकर माकोतो उसके सपोर्ट में अपने बॉस हयाशी से बात करने के लिए जाती हैं, पर उनके मुताबिक एक पोस्ट पर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर माकोतो काम कर रही है तो मात्सु को जॉब से निकाल देना ही बेटर है। वैसे भी वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाई, पर बहुत देर सोचने के बाद और अपने साथ काम करने वाले लोगों को देखकर माकोतो को समझ आ जाता है कि वो इस जॉब के लिए नहीं बनी है। यहाँ तक कि मेमोरी लॉस की वजह से तो उसे अपना काम तक भी ठीक से नहीं आता। फिर भी अगर वो इस जॉब में रही तो वो इस तरीके से मात्सु जैसी एक डिजर्विंग एम्प्लॉय का करियर वेस्ट कर देगी। इसीलिए माकोतो अपने बॉस हयाशी के पास जाकर इस जॉब से क्विट कर देती है और अपनी पोस्ट मात्सु को देने की रिक्वेस्ट करती है। बॉस के बहुत ही समझाने और रित्सु के रोकने पर भी वो नहीं समझती और मात्सु को बाय बोलकर जॉब छोड़ के चली जाती है। लेकिन जानने से पहले वो उन मेल एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कि फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ जानबूझकर ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, और उन लड़कियों के बारे में जो कि अपना काम मात्सु से करवाती हैं, उनके बारे में अपने बॉस हयाशी को बताकर जाती है। माकोतो का इस तरीके से ऑफिस से जॉब छोड़ना सभी लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी सीरियस थी। पर अब जॉब छोड़ने के बाद माकोतो को घर के खर्चे, रेंट और बिल्स के बारे में रियलाइज़ होता है। तभी वहाँ पर उसे कोतारो मिलने के लिए आ जाता है, जो कि पास के एरिया में फ्लावर्स डिलीवर करने आया था। उसे माकोतो अपनी जॉब क्विट करने के बारे में बताती है। ये सुनकर वो उसे बोलता है कि ये उसकी रियल पर्सनालिटी है, जो सुनकर माकोतो को काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम उसने कुछ तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से किया। फिर कोतारो अपनी डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है और माकोतो उसे रिंगमैन के बारे में सोचकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। इस दौरान रास्ते में उसे युकी नाम का एक लड़का दिखता है, जो कि कुछ बच्चों के लिए एक पेड़ से रेड बलून उतारने की कोशिश कर रहा था। माकोतो को देखकर वो वहाँ पर पड़ा हुआ बग कैचिंग नेट देने के लिए कहता है। वो भी उसकी हेल्प कर देती है, जिसके बाद यूरी उस ट्री से वो बलून उतार कर उन बच्चों को दे देता है। फिर वो वहाँ पर मौजूद एक पप्पी को बहुत प्यार करता है। यूकी की ये काइंडनेस माकोतो को काफ़ी पसंद आती है। तभी अचानक यूकी उसके पास आकर माकोतो को अपनी पहली नज़र का प्यार बोलकर उसे प्रपोज कर देता है और उसे डेट पर इनवाइट करता है, जो चीज़ उसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी। यहाँ पर हम यूकी के फ़ोन पर उसकी और माकोतो की एक फ़ोटो भी देख पाते हैं। अब क्या यही माकोतो का रिंग मैन है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर माकोतो उसे अपने बारे में यहाँ पर सब कुछ सच बता देती है कि उसकी मेमोरी लॉस हुई है, उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है और उसका कोई सीक्रेट रिंग मैन भी है जिसे वो याद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब बातों से यूकी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो फिर भी उसे पसंद करता है, क्योंकि जब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था तब माकोतो उसे दूर भागने की कोशिश करती है। उसे रास्ते में कोतारो दिखता है, जिसे वो हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है, पर कोतारो को लगा कि माकोतो उसे बाय बोल रही है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब माकोतो यूकी को अपना नंबर तो नहीं दे रही थी, इसीलिए यूकी अपना बिजनेस कार्ड उसे देकर वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद माकोतो जब उस बिजनेस कार्ड को इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यूकी एक मोबाइल ऐप डेवलपर है और वो किसी ऊबर्स नाम की कंपनी का ओनर है। यूकी इतना रिच है ये जानकर माकोतो एकदम शॉक थी, लेकिन माकोतो इस पॉइंट पर न्यू जॉब ढूंढने में फोकस करने लग जाती है। पर बायोडाटा फिल करने के टाइम पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर क्या लिखे। उसे अपनी हॉबी, स्किल्स, एजुकेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर भी वो कोई जॉब इंटरव्यू में जाती है, पर उसकी मेमोरी लॉस को देखते हुए कोई भी उसे जॉब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस तक भी पता नहीं थी।
इसीलिए थक हार कर माकोतो जब कोतारो की शॉप पर आकर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी ऑनेस्टी है। वो एक फ्लावर शॉप का ओनर है, पर फिर भी माकोतो ने उसे क्लियरली बोल दिया था कि उसे फ्लावर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी शॉप पर एक छोटी बच्ची मियो और उसकी मॉम यूई आती हैं। आज पास के कंस्ट्रक्शन साइट से आते टाइम मियो के पैर पर चोट लग गई थी, इसीलिए यूई उसको फ्लावर दिलवाने के लिए कोतारो की शॉप पर लेकर आई थी, क्योंकि मियो कोतारो को काफ़ी पसंद करती थी। ऊपर से मियो को कोतारो और माकोतो के एक्स कपल होने के बारे में पता था। कोतारो यहाँ पर मियो को फ्लावर्स दिलवा ही रहा था कि उसी टाइम माकोतो को रित्सु का मैसेज आता है जो उसे आज मिलने बुलाता है। इसीलिए वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर रित्सु माकोतो को उसका ऑफिस में छोड़ा हुआ सामान देता है और उसका बायोडाटा भी ऑफिस के अगले दिन उसे देने की बात कहता है, क्योंकि माकोतो को अपनी बायोडाटा याद करके फिर से बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद दोनों अपनी ड्रीम को लेकर बात करने लग जाते हैं। चाइल्डहुड में रित्सु का मांगा आर्टिस्ट बनने का ड्रीम था, जो कि अब बड़े होते होते कहीं पर गायब भी हो गया था। उसके मुताबिक पैशन और टैलेंट दोनों अलग चीज़ हैं। पहले हमको अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहिए। ये बात माकोतो के दिल को छू जाती है और वो रित्सु को लेकर एक गेमिंग शॉप पर जाती हैं। वहाँ पर माकोतो अपनी पर्सनालिटी, हॉबी और टैलेंट को ढूंढने के लिए वहाँ मौजूद अलग अलग गेम्स कैरियोको को एक्सप्लोर करने लग जाती हैं। पहले वो दोनों कैरियोके में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर माकोतो बहुत ही ख़राब गाना गाती है, जिससे माकोतो समझ जाती है कि उसका सिंगिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो दोनों अलग अलग गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक में भी माकोतो अच्छी नहीं थी। मतलब कि वो अनएथलेटिक तो थी ही और उसे हाइट से भी डर लगता था। सिर्फ टॉय कैचर गेम में ही माकोतो जीत जाती हैं और उसमें से एक टॉय वो रित्सु को देती हैं। आज माकोतो को ये सारे एक्टिविटीज़ करके काफ़ी अच्छा लगा था, भले ही उसे अपने बारे में कोई क्लू ना मिला हो, पर फिर भी वो खुश थी। घर जाते टाइम फिर रित्सु माकोतो से उसके साथ फ्रेंड बने रहने की रिक्वेस्ट करता है, भले ही वो अब उसकी कोवर्कर ना रही हो। रित्सु से दोस्ती रखने में माकोतो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे रित्सु की कंपनी अच्छी लगती थी। अब घर आकर जब माकोतो खाना बनाती है तो उससे खाना ही जल जाता है, यहाँ तक कि फायर अलार्म भी बजने लग जाता है। उसका जला हुआ खाना देखकर काई को तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। माकोतो को तो लगता है कि वो अगर अकेली रहती है तो उसे खाना बनाना तो आता ही होगा, वो तो किसी मास्टर शेफ़ की तरह होगी। उसे तो रित्सु ने वॉर्न भी किया था कि वो खुद से कुछ ना बनाए, शायद उसे पहले से माकोतो की कुकिंग स्किल्स के बारे में पता होगा। अब यहाँ पर माकोतो को परेशान देखकर काई उसे खुद कॉफ़ी बनाकर देती हैं। साथ ही उसने कॉफ़ी के ऊपर मिल्क क्रीम से एक एनीमे भी ड्रॉ किया हुआ था। काई के मुताबिक वो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन बाद में जाकर वो एक कैफ़े में काम करने लगी और अपने एनीमे आर्ट स्किल्स को कॉफ़ी में बनाने लगी। अगले दिन फिर हम यूकी को देखते हैं, जिसे किसी का ईमेल आया था। उस पर्सन को यूकी ने कोतारो के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उस ईमेल में कोतारो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके बिजनेस के रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूकी माकोतो से रिलेटेड सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो। दूसरी तरफ रित्सु को ऑफिस में नूडल्स खाते टाइम माकोतो की याद आने लग जाती है। ये नूडल्स पहली बार माकोतो ने उसे खिलाए थे, उसी के बाद उनकी दोस्ती हुई थी और आज माकोतो को उसकी कोई भी बात याद नहीं है। माकोतो की मेमोरी लॉस से रित्सु सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसके बाद इवनिंग को रित्सु माकोतो से मिलता है, क्योंकि उसने उसके लिए फुकुमायू सोय सॉस कंपनी में जॉब के लिए बात कर रखी थी। माकोतो को सिर्फ वहाँ पर जाकर अपना बायोडाटा देना है, उसे जॉब मिल जाएगी। साथ ही रित्सु उसे उसका बायोडाटा भी देता है, जिसकी एक कॉपी उनके ऑफिस में ही थी। रित्सु से इतनी बड़ी हेल्प पाकर माकोतो उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल थी, वरना वो तो जॉब मिलने की उम्मीद ही खो चुकी थी। तभी माकोतो अपने बायोडाटा में अपनी मॉम का नाम नोटिस करती है, जो कि यूरी था, और उसके फ़ोन पर उसकी माँ का नंबर यूरी के नाम से सेव था। इसीलिए उसे मॉम नाम से कोई भी नंबर नहीं मिल रहा था, जो देखकर रित्सु माकोतो से अपनी मॉम को कॉल करके अपनी मेमोरी लॉस की बात कहने की एडवाइस देता है। घर जाकर फिर माकोतो अपनी मॉम यूरी को फ़ोन मिलाती है, लेकिन कॉल कोई लड़का रिसीव करता है और उससे माकोतो को पता चलता है कि उसकी मॉम यूरी अभी घर पर नहीं है। यहाँ पर वो लड़का भी यूरी को मॉम बोल रहा था, इसीलिए माकोतो कंफ्यूज होकर कॉल कट कर देती है। माकोतो फिर डॉक्टर तारो से मिलकर उन्हें इस बारे में बताती है। तब डॉक्टर उसे टाइम लेकर अपनी मॉम से बात करने की एडवाइस देता है। अगर उसका दिमाग डरा हुआ है तो उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पास्ट की मेमोरी से कंफ्यूज होकर उसका दिमाग बुरा असर भी डाल सकता है। डॉक्टर से बात करने के बाद फिर जब माकोतो पेमेंट करने के लिए रिसेप्शन में आती हैं, तो आज उसकी बातचीत डॉक्टर तारो की असिस्टेंट से होती है।
असिस्टेंट से माकोतो को पता चलता है कि वो और डॉक्टर तारो सिबलिंग्स हैं। अगले दिन फिर जब माकोतो उस सोई सॉस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि रित्सु ने उसकी काम की काफ़ी तारीफ कर रखी थी। दूसरी तरफ यूकी कोतारो के फ्लावर शॉप जाता है और उसके सामने उसके बिजनेस ग्रोथ की रेट की तारीफ करने लग जाता है। साथ ही यूकी कोतारो और माकोतो के एक्स कपल होने की बात भी उससे कर रहा था। यूकी की बात सुनकर कोतारो शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अनजान पर्सन को उसकी लाइफ के बारे में इतना सब कैसे पता है। यूकी अब यहाँ पर कोतारो के सवालों को इग्नोर करके माकोतो के लिए एक रेड रोज फ्लावर बुके बनाने को कहता है। तब कोतारो समझ जाता है कि यूकी माकोतो को पाने के लिए ये सब कर रहा था, फिर भी वो इस बात पर कुछ रिएक्शन नहीं देता और उसे रेड रोज फ्लावर बुके दे देता है। भले ही उसे पहले से पता हो कि माकोतो को फ्लावर्स पसंद नहीं है, लेकिन हम यूकी के फ़ोन पर माकोतो की एक फ़ोटो देखते हैं जहाँ पर वो रेड रोज़ लेकर खुशी से स्माइल कर रही थी। अब माकोतो की रियलिटी क्या है ये तो इस टाइम अभी किसी को भी नहीं पता थी। उसके बाद रात को माकोतो एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर पर जाती हैं जहाँ पर यूकी ने उसे बुलाया था। उससे मिलकर यूकी उसे वही रेड रोजेस देता है, पर माकोतो उसे बता देती है कि उसे फ्लावर्स ज़रा भी पसंद नहीं है। ये सुनकर यूकी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसके हिसाब से तो माकोतो को फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होने चाहिए। फिर माकोतो उसे अपने जॉब इंटरव्यू के बारे में बताती है। तब यूकी उसे समझाता है कि उसे अपने दिल की खुशी के हिसाब से काम करना चाहिए, ना ही घर चलाने के लिए सैलरी के हिसाब से। पैसे से इम्पोर्टेंट उसकी खुशी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये बात माकोतो को भी सही लगती है। अब डिनर के बाद माकोतो अपने घर पर आती है। उसके कुछ देर बाद कोतारो उसके घर की तरफ आता है क्योंकि माकोतो बहुत टाइम से उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तभी उसे माकोतो के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डोर पीट पीट कर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही माकोतो दरवाज़ा खोल देती है। कोतारो को लगता है कि माकोतो किसी प्रॉब्लम में होगी, लेकिन वो तो सिर्फ एक बर्तन से टकराकर गिर गई थी, इसीलिए चिल्ला रही थी। वो फिर यूकी का दिया हुआ फ्लावर किसी बर्तन में डालकर डेकोरेट करके रखना चाहती थी। तब कोतारो उसे यूकी के बारे में बताता है कि वो उसी के फ्लावर शॉप पर ही फ्लावर्स लेने के लिए आया था और उसे उनके एक्स कपल होने के बारे में भी पता है। यूकी की इस हरकत को ये दोनों कोतारो से जेलसी मान रहे थे, नहीं तो क्यों कोई अपने क्रश के बॉयफ्रेंड की शॉप से फ्लावर खरीदने के लिए जाएगा। यहाँ पर माकोतो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यूकी का दिया हुआ फ्लावर्स कैसे डेकोरेट करें, इसीलिए कोतारो के कहने पर माकोतो उसे वो फ्लावर्स दे देती हैं। अगले दिन फिर माकोतो वो रिंग लेकर उसी ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं जहाँ से वो रिंग उसने खरीदा था, ताकि उसे उस रिंग के बारे में कोई क्लू मिल सके। ज्वेलरी शॉप की ओनर आंड्री और उसका एम्प्लॉय रुयू माकोतो को पहचान जाता है, पर उस दिन उनके मुताबिक माकोतो के साथ कोई भी लड़का इस रिंग को लेने के लिए नहीं आया था और उन्हें इस रिंग मैन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, पर माकोतो ने ये रिंग स्पेशल ऑर्डर पर उसने अपने पसंद के डिज़ाइन के साथ बनवाई थी। यहाँ पर माकोतो को उस रिंग से इतना प्यार देखकर एंड्री उसे एक चेन देती है जिसमें माकोतो वो रिंग लटका कर अपने गले में पहन लेती है। जिसके बाद माकोतो कोतारो के फ्लावर शॉप पर आती हैं जहाँ कोतारो ने उसके वही रेड रोजेस अच्छे से ड्राई करके बहुत सारे फ्लावर डेकोरेशन पीसेस बनाए थे। कोतारो उन फ्लावर्स को बॉक्स में भरकर माकोतो को अपने साथ लेकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है और एक इंजीनियर से परमिशन लेकर वहाँ के रोड पर फ्लावर से डेकोरेट कर देता है, ताकि उस कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरने पर मियो जैसे छोटे बच्चे डर कर यहाँ वहाँ ना भागे और सिर्फ उन फ्लावर्स पर उनका ध्यान रखें। इस काम में माकोतो उसकी हेल्प करती हैं। देखते ही देखते अब वो डरावना कंस्ट्रक्शन साइट फ्लावर्स की वजह से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन इस दौरान फ्लावर्स डेकोरेट करते टाइम माकोतो लेडर से गिर जाती हैं और उसके सर और पैर में चोट आती है। जिसके बाद कोतारो उसे अपने शॉप पर लेकर आता है और उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाता है। माकोतो को कम से कम इस बात की खुशी थी कि मियो को उनके फ्लावर डेकोरेशन अच्छे लगे। अगले दिन फिर माकोतो रित्सु को कॉल करके सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसके रिकमेंडेशन वाली जॉब नहीं करना चाहती। वो अब खुद को खुशी देने वाला काम करना चाहती हैं और वो काम और कुछ नहीं बल्कि एक ज्वेलरी मेकर बनना था। माकोतो उसकी ज्वेलरी शॉप में अपना बायोडाटा लेकर जॉब के लिए अप्लाई करती है जहाँ से उसने वो रिंग खरीदा था और वो एंड्री से प्रॉमिस करती है कि वो बहुत ही मेहनत करके इस जॉब को अच्छे से करेगी। उसकी मेमोरी लॉस होने की वजह से वो कितना भी दुखी हो, लेकिन जब वो इस रिंग को देखती है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। एंड्री को उसका कॉन्फिडेंस और ज्वेलरी को लेकर माकोतो का प्यार देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे जॉब पर रख लेती है। दूसरी तरफ यूकी से मिलने के लिए मात्सु आती है और हमें पता चलता है कि यूकी ने माकोतो पर नज़र रखने के लिए उसे
पैसे दिए थे, लेकिन अब जब माकोतो उस कंपनी में जॉब नहीं कर रही है तो उस पर नजर रखने के लिए पैसे लेना तो गलत होगा। इसीलिए मात्सु बाकी पैसे यूकी को लौटा देती है। वो तो यूकी के बारे में माकोतो को भी बता देना चाहती थी, लेकिन उस दिन माकोतो उसकी बिना कोई बात सुने ही ऑफिस से चली गई थी और वो माकोतो को धोखा देकर उसे स्टॉक नहीं करना चाहती थी। असल में माकोतो कब ऑफिस से निकलती थी और कब आती थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मात्सु यूकी को देती थी। उस दिन मात्सु से माकोतो के ऑफिस से निकलने की बात सुनकर यूकी ने उन बच्चों को पैसे दिए ताकि वो लोग उसकी बात मानकर ऐसे एक्टिंग करे कि उनका बलून ट्री में अटक गया है और यूकी वो निकालने में उनकी हेल्प कर रहा हो। सब कुछ यूकी के प्लान के हिसाब से ही होता है। बच्चों की हेल्प करना, डॉग्स को प्यार करना, और माकोतो उसकी झूठी काइंडनेस देखकर इम्प्रेस भी हो गई थी। जबकि ये सब यूकी का माकोतो के करीब आने का प्लान था और यूकी के मुताबिक वो ये सब माकोतो को खुश करने के लिए ही कर रहा था। तभी उसे माकोतो का मैसेज आता है जो उसे उसके दिए हुए रेड रोज का फोटो दिखाती है। यहाँ पर माकोतो ने यूकी का दिया हुआ एक रेड रोज अपने पास रख लिया था और उसे अपनी डेस्क पर डेकोरेट करके रखा हुआ था, जो देखकर यूकी को काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ कोतारो जॉगिंग करके और इत्सु ऑफिस से वॉक करते हुए उन्हीं स्टेयर्स के पास आता है जहाँ से माकोतो गिरी थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।